स्टूडेंट बीकॉम पार्ट थर्ड के एएनएफ के फर्स्ट पेपर इनकम टैक्स लॉ इन अकाउंट में हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन में इससे पूर्व में हमने धारा 54B का अध्ययन किया था। आज हम धारा 54D का अध्ययन करेंगे, कंपलसरी इक्वाइजेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। किसी व्यवसाय के लैंड एंड बिल्डिंग का गवर्नमेंट के द्वारा अनिवार्य रूप से जब अधिग्रहण कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में हुए पूंजी लाभ कर मुक्त हो जाते हैं सेक्शन 54D में। उसमें जो शर्तें हैं वो इसका डिस्कस हम अब कर रहे हैं कि ये जो लैंड एंड बिल्डिंग और एनी राइट देयर एंड जो उससे जुड़े हुए हित हैं जो कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के हैं, मस्ट हैव कंपलसरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। इसका सरकार द्वारा किसी विधान के अंतर्गत अनिवार्य रूप से अधिग्रहण किया गया हो। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें ये जो एग्जेम्पशन है ये सारे असेसी को अवेलेबल है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कंपनी हो। उसके बाद ये कहते हैं कि ये एग्जेम्पशन तब मिलेगी या तभी मिलेगी जबकि ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग मस्ट हैव बीन यूज बाय असेसी फॉर बिजनेस पर्पस फॉर एट लीस्ट 2 ईयर इमीडिएटली द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। मतलब जब सरकार ने उस लैंड एंड बिल्डिंग का जो कि व्यवसाय के लिए उपयोग की जा रही थी उसका अधिग्रहण किया तो असेसी द्वारा उसका उपयोग बिजनेस पर्पस के लिए कम से कम 2 साल पूर्व तक किया जा रहा हो तभी ये एग्जम्पशन मिलेगी, अदरवाइज़ उसको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसे पूंजी लाभ हुए हों तो असेसी कोई एक नई लैंड एंड बिल्डिंग ख़रीद लेता है या बनवा लेता है इन इंडिया विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। जो भी प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट है उसके अंदर उसको नई लैंड एंड बिल्डिंग बिजनेस पर्पस के लिए बना लेनी चाहिए। अगर वो ऐसा कर देता है तो पूंजी लाभ कर मुक्त हो जाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो आयकर विवरणी भरने से पूर्व वो जो भी पूंजी लाभ हुए हों या जितनी भी राशि जो इस आशय के लिए वो रखना चाहता है उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अगर जमा करा देता है तो उसको हुए पूंजी लाभ कर मुक्त हो जाएंगे। तो एज सच के जैसे हमने पूर्व में पढ़ा है यहाँ पर भी वही है कि या तो वो विनियोग कर दें, अगर विनियोग नहीं करता है तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा दें। इसमें जो प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट है इट इज़ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। यानी गवर्नमेंट ने जब उसका इस प्रकार से अधिग्रहण किया उसके 3 वर्ष के अंदर अंदर वो ऐसी नई पूंजी संपत्ति को प्राप्त कर लेगा, ख़रीद लेगा या कंस्ट्रक्ट करा लेगा, दोनों में से जो भी स्थिति हो उसका वो कर सकता है। उसके बाद ये कहते हैं कि जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड होंगे वो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग होंगे कि इन्वेस्टमेंट इन न्यू लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर बिजनेस पर्पस। इस प्रकार से अगर कोई वो लैंड एंड बिल्डिंग को शिफ्ट कर रहा है, दूसरी जगह लेके जा रहा है, तो वो जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, चाहे वो बनाएगा चाहे वो उसको ख़रीदेगा, ये सारे जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसकी राशि अथवा कैपिटल गेन दोनों में से जो भी कम होगा उसकी एग्जेम्पशन उसको मिल जाएगी। यहाँ पर वही बातें आपको ध्यान में रखनी है कि न्यू लैंड एंड बिल्डिंग मस्ट नॉट बी सोल्ड विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्वाइजेशन और कंस्ट्रक्शन। अदरवाइज़ जो भी एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन हुए थे वो वापस टैक्सेबल हो जाएंगे इन द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। 3 साल के अंदर अंदर उसको ट्रांसफ़र नहीं करना है। दूसरा, अगर उसने कोई CGAS स्कीम में किसी प्रकार की कोई राशि जमा कराई थी और 3 साल के अंदर वो इस कार्य हेतु काम में नहीं लेता है, यानी कोई नई लैंड एंड बिल्डिंग का ख़रीदता नहीं है या उसका कंस्ट्रक्शन नहीं कराता है फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के पर्पज़ से, तो बिज़नेस के पर्पज़ से, तो उसको 3 साल जब समाप्त हो जाएंगे उसके बाद ऐसे करमुक्त हुए पूंजी लाभ जिसकी उसने एग्जेम्पशन ले ली थी इस खाते में राशि जमा करा के वो कर योग्य हो जाएंगे। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक्स लिमिटेड हैज़ ए बिल्डिंग एक्वायर्ड ऑन 17 अगस्त 2018 फॉर रुपीज़ 5 लाख। 5 लाख में उसने कोई एक बिल्डिंग ख़रीदी थी। द एसएसी एज ए टेनेंट अर्लियर यूज द बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज सिंस लास्ट 7 ईयर एंड इवन आफ्टर परचेज इट इज़ कंटिन्यूसली यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। कहने का तात्पर्य यह है कि एसएसी
जिस लैंड एंड बिल्डिंग को उसने ख़रीदा उसमें वो खुद भी टेनेंट था और उसका इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए उपयोग कर रहा था पिछले 7 सालों से, और परचेज़ के बाद भी उसने कंटिन्यूसली इसका उपयोग इसलिए किया है। सच बिल्डिंग इज़ कंपल्सरली एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट एट एन एग्रेड वैल्यू ऑफ रुपीज़ 12 लाख। 12 लाख में उसने ऐसी सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहण कर लिया ऑन 15/7/2019 को। द कंपनसेशन वाज रिसीव्ड ऑन 1/3/2019। द कंपनी एक्वायर्ड ए न्यू बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस फॉर रुपीज़ 2 लाख ऑन 31/3/2019। आपसे कहा गया है कि डिटरमाइन कैपिटल गेन, कैपिटल गेन की अपने को गणना करनी है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी कि इसको 17/8/2008 को इसने बिल्डिंग को ख़रीदा है और गत वर्ष में इसको 2 साल कंप्लीट नहीं होते हैं इसके लिए। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक्स लिमिटेड परचेज द बिल्डिंग ऑन 17/8/2019, ट्रांसफर टू प्लेस ऑन 15/7/2019। आफ्टर एक्वाइजिशन ऑफ असेट यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज फॉर लेस देन 2 साल। वैसे देखा जाए तो 2 साल से कम होते हैं ये अवधि। हाउएवर, जबकि द असेसी वाज यूजिंग द सेम बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज एज ए टेनेंट बिफोर एक्वाइजिशन। ख़रीदने से पहले वो एज ए टेनेंट इसका इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए उपयोग कर रहा था फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर, हैंस इट कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 54(b). इसका आशय ये है कि यदि करदाता टेनेंट रहते हुए भी उससे संपत्ति का उपयोग इंडस्ट्रियल जो कहना चाहिए कि बिजनेस पर्पस के लिए कर रहा था, तो उसे जो टेनेंट के रूप में जो अवधि थी वो भी स्वीकार कर ली जाएगी। इसका मतलब इसका जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए उपयोग है वो 2 साल से ऊपर हो चुका है। तो हम अब इसकी गणना करेंगे। सेल कंसिडरेशन 12 लाख रुपए का है। कॉस्ट ऑफ इक्वाइजेशन 5 लाख रुपए में उसने ख़रीदी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुए क्योंकि अवधि 2 वर्ष से कम है, तो 7 लाख रुपए के से यहाँ पर कैपिटल गेन हुए। 2 लाख रुपए इसने नई बिल्डिंग ख़रीदी है, तो 2 लाख रुपए की धारा सेक्शन 54(d) के अंतर्गत उसे कर मुक्ति मिल जाएगी। बाकी जो 5 लाख रुपए हैं इट इज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसके ऊपर उसे कर चुकाना होगा। धन्यवाद।